हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके सी टेट के एग्जाम के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसकी स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं सीडीपी के, जैसे कि एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, पियाजे, जिससे कि भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ हिंदी पेडागोजी को, जो आपके 15 मार्क्स की देखने को मिलती है। आपको पता होगा, हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है उसके 30 मार्क्स होते हैं आपके, और 15 नंबर इसमें से आपको पेडागोजी का और 15 नंबर आपको गद्यांश पद्यांश का देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपका 15 नंबर का जो पेडागोजी पोर्शन होता है वो कंप्लीट कवर करवाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला टॉपिक है आपका कोड स्विचिंग एवं कोड मिक्सिंग। अब इसे समझते हैं, ये होता क्या है। कोड स्विचिंग को देखें तो अगर ये लिखा हुआ है मैंने कोड स्विचिंग, इसका मतलब होता है संकेत बदलना। मान लीजिए अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर एकदम से स्विच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हो हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश के बाद आपने तुरंत हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया, मतलब एकदम से आप दूसरी भाषा पर स्विच कर गए, तो उसको हम बोलते हैं कोड स्विचिंग। नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा, स्विच यानी कि स्विच करना। एक भाषा से दूसरी भाषा पर जब हम स्विच करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोड स्विचिंग बोलते हैं। ये मैंने लिखा भी हुआ है, एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरण, यानी एकदम से चेंज होना, स्विच होना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोड स्विचिंग कहलाता है। और ये हम जानबूझकर करते हैं। ये भी लिखा हुआ है, एकदम से आपने इंग्लिश के बाद तुरंत हिंदी शुरू कर दिया, हिंदी के बाद तुरंत इंग्लिश शुरू कर दी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोड स्विचिंग हो जाएगा, और ये जानबूझकर होती है। कोड मिक्सिंग क्या होती है, कोड मिक्सिंग होती है जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया मैं संडे को बाहर जाऊंगी, तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इंग्लिश का मिक्सअप कर दिया। मैं संडे यानी संडे वर्ड जो हो गया वो हमारा इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में मैंने थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड को मिक्स कर दिया, तो हम उसे बोलते हैं कोड मिक्सिंग। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश को ही ले, आप कोई सी भी लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज को जब ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा कोड मिक्सिंग। और अगर किसी लैंग्वेज के बाद आप दूसरी लैंग्वेज पर तुरंत स्विच कर जाते हो, उसे हम बोलते हैं कोड स्विचिंग। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने PYQ नहीं देखे तो आप वो भी इसे करने के बाद लगा सकते हो। आगे देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है LT अड्डा, तो आप ये मुझे बताइए इसमें क्या हो रहा है। LT अड्डा, इसमें क्या हो रहा है, दो भाषाएं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोड मिक्सिंग हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऋणात्मक द्विभाषावाद। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की मूल भाषा में धीरे धीरे बदलाव या उपयोग में कमी आ जाती है। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई है, वो अपनी सिटी से किसी और सिटी में रहने जाता है। मान लीजिए जब वो अपनी सिटी में रहता था तो उसकी लैंग्वेज जो थी वो हिंदी थी, और किसी और सिटी में जाकर वो रह रहा है, वहां की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब जहाँ की इंग्लिश थी वो ज्यादा क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। तो उसकी जो भाषा थी खुद की, यानी हिंदी भाषा थी, उसका जो उपयोग है वो कम होता जा रहा है। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक द्विभाषावाद। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं भाषा। भाषा के बारे में आप सबको पता होगा, जब हम किसी के सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, भाषा होती है। इसमें हम महसूस भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, जो हमारा एक साधन होता है उसे हम भाषा बोलते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट इज मौखिक यानी ओरल, सेकेंड इज लिखित यानी रिटन, थर्ड इज सांकेतिक भाषा यानी कि साइन। मौखिक क्या होता है, जब हम किसी को बोलकर अपनी भाषा को बता रहे हूँ। लिखित क्या हो रहा है, जब हम लिखित रूप में किसी को अपनी भाषा को बता रहे हूँ। सांकेतिक भाषा क्या होता है, जब हम चिन्हों के माध्यम से, यानी कि एक दूसरे
यानी साइन के माध्यम से किसी को संकेत दे रहे हो तो वो हमारा हो जाएगा सांकेतिक भाषा। इन तीनों में क्या होता है, लिखित भाषा सबसे ज्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है ये भी बताती हूँ। क्योंकि मौखिक भाषा, अगर आपको कोई बोल दे कि ये घर तुम्हारा है और वो कल आकर कह दे मैंने कब कहा था, मतलब ये चीज आपके पास प्रूफ नहीं है, बस उसने बोला और आपने मान लिया, लेकिन इस चीज का कुछ प्रूफ तो नहीं है। लेकिन वहीं आपको अगर ये बात लिखित रूप में दे दी जाए कि ये घर तुम्हारा है विद साइन, साइन दे दे या और नॉर्मली लिख कर दे दे, तो वो चीज आपके पास ज्यादा टाइम तक स्थायी रहेगी और प्रूफ भी रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं लिखित भाषा जो होती है मौखिक भाषा के अकॉर्डिंग अधिक स्थायी होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये मैंने नोट में लिख भी दिया है, लिखित भाषा जो होती है मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। ये बहुत बार पूछा गया है, तो आईएमपी आप इस पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नोट है आपका, कोई भी भाषा, मतलब कोई भी भाषा हो उसकी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। किसी भी, कोई भी भाषा हो वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है, ध्वनि होती है, यानी बोली होती है। जो हम बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, भाषा का छोटा रूप होता है। नेक्स्ट है आपका भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, जिसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। सांकेतिक भाषा होती है, इशारों में किसी चीज को कुछ बात बताना, संकेत के माध्यम से बताना। अलावा क्या होता है, व्यवस्थित होता है आपका। इसके अलावा क्या होता है, स्वच्छंद होता है आपका, जो हमारी स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र है हम भाषा बोलने के लिए। ये तो नहीं है हमें कोई आके आगे से बताएगा, ऐसा कुछ नहीं हो, हम अपनी भाषा को इजीली किसी से भी कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सोशल, यानी कि सामाजिक। इसके अलावा है परिवर्तनशील। भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती है, वो चेंजेबल होती रहती है। अगर हम आज यहाँ पर है हिंदी बोल रहे हैं, कहीं कहीं और जाकर हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है सभ्यता एवं संस्कृति का वाहक। हमारी भाषा जैसी भी होगी वहां पर हमारी कल्चर या सोशल का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, सांकेतिक, व्यवस्थित, स्वच्छंद, शिक्षा का माध्यम, सामाजिक, परिवर्तनशील, सभ्यता एवं संस्कृति की वाहक। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाषा की विशेषताएं कौन सी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से ही 3 इसमें से डाल देगा, एक कोई और सा डाल देगा, पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो आपको टिक करना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं। अब मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहला है आपका ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान कैसा होता है, वाक रूप में होता है, यानी हम बोलते हैं, जो वाक बोलने से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है आपका शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान क्या होता है, जो अर्थ रूप में होता है। मान लीजिए हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ हम उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शब्द विज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा है वाक्य विन्यास, यानी कि हमने कोई एक पूरा सेंटेंस लिख दिया। किस वे में लिखते हैं, हम एक संरचना क्रम में लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप इंग्लिश का देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस टाइप से लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप ऐसे लिख दे कि राम है गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। आप नॉर्मल लिखेंगे राम गया है या राम बाजार जा रहा है, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ये तो नहीं लिखेंगे राम जा रहा है बाजार, ऐसा नहीं लिखेंगे। आप सीक्वेंस में लिखते हैं, उसको संरचना क्रम में लिखते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाक्य विन्यास बोलते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। भाषा कैसी होती है, हमारे परिवेश में बिखरी हुई होती है। अगर आप देखें आपके आस पड़ोस में कोई हिंदी बोलता होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, तो क्या होती है, भाषा जो होती है हमारे परिवेश में बिखरी हुई होती है। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, परिचित परिवेश, यानी कि जैसे किसी को हम जानते हो, या प्रिंट समृद्ध परिवेश, या किसी में हम अचानक से जाना होता हो, तो सबकी भाषाएं क्या होती है, बिखरी हुई होती हैं परिवेश में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, तो तीनों ही के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। पहले मैं आपको समझाती हूँ भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। आप सुनिएगा, भाषा अर्जन क्या होता है, जब भी हम जैसे कि मान लीजिए हम जो अपने माता पिता
भाई बहन या आस पड़ोस के वातावरण से जो हम खुद अर्जित करते हैं उसे हम बोलते हैं अर्जन। और अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम होता है जो हम स्कूल में सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन जो होता है हमारा अनौपचारिक रूप में होता है, मतलब हम कहीं पर भी कुछ भी सीख सकते हैं। और भाषा अधिगम जो होता है वो औपचारिक रूप में होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? इसके एक बार डिफरेंस को देख लेते हैं, क्या क्या होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? अर्जित करना अवचेतन प्रक्रिया है ये, यानी बचपन से ही हमारे अंदर भाषा की जो कैपेबिलिटी है वो आ जाती है। ये नहीं है हमें कोई सिखा रहा है हम तभी भाषा सीख रहे हैं, नहीं, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, बचपन से भी ले सकते हैं आप इसे। तो इसे बोलते हैं अवचेतन प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा का आना एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक रूप में होती है। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा। मातृभाषा जो होती है बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है भाषा अर्जन में, क्योंकि मातृभाषा को हम प्राथमिक भाषा भी कहते हैं जो हम अपने परिवार से ग्रहण करते हैं। इसके अलावा है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम कैसे होती है? अभ्यास और प्रयास से होती है, प्रैक्टिस से होती है, चेतन प्रक्रिया है और ये सक्रिय होती है, नियमबद्ध चलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको रूल के तौर पे बताया था, सब्जेक्ट चलेगा, वर्ब चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा, तो नियमबद्ध होती है, औपचारिक होती है और इसे हम दूसरी भाषा के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं भी आस पड़ोस में आपकी इंग्लिश बोली जा रही है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि संस्कृत में कुछ लोग बात करते हो, तमिल तेलुगु में बात करते हो, तो वही आपकी दूसरी भाषा होगी। पर्टिकुलर इंग्लिश ही नहीं होगी, जिस भी लैंग्वेज में आप दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, मान लीजिए संस्कृत सीख रहे हैं, तमिल तेलुगु जो भी भाषा आप सीख रहे हैं वो आपकी दूसरी भाषा में काउंट हो जाएगी। फर्स्ट भाषा आपकी हमेशा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही हम काउंट करते हैं। इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य भाषा और मातृभाषा। मातृभाषा जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट लैंग्वेज होती है, परिवार से ये हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा क्या होती है? इसे हम सेकेंड लैंग्वेज काउंट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं, मान लीजिए तमिल तेलुगु कुछ भी सीख रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है? लक्ष्य भाषा हो जाती है। इसे हम सेकेंड लैंग्वेज में काउंट करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? हिंदी है। ये याद रखना है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान रखना है राजभाषा है। इसके अलावा ये कब हुई थी? 1963 में। भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा जो है ये 3431 आर्टिकल में भी ये दिया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान की आठवीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। और एक चीज ये याद रखनी है, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। बाकी और लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी और संस्कृत तमिल तेलुगु ये है, लेकिन इंग्लिश को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहली है तमिल, फिर है संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ एंड उड़िया। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? इधर से याद रखिए तसम। तसम मतलब त से तमिल, स से संस्कृत, म से मलयालम। इसी तरीके से त क य, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। त क य मतलब तकिया। तकिया से याद रख सकते हैं। त से तेलुगु, क से कन्नड़ और य से उड़िया। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी। अगर आपको ऐसे याद करना है ऐसे याद कर सकते हैं, नॉर्मल याद करना है नॉर्मल याद कर सकते हैं। ये भी पूछा गया है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो कौन कौन कितनी है? 6 है। और कौन कौन सी है ये भी याद रखना है। मैंने इसमें ईयर भी लिख दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इसको आप चरण भी बोल सकते हैं और इसको आपको सीरियल वाइज में याद करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? क्रंदन। क्रंदन को हम क्या बोलते हैं? क्राइंग बोलते हैं, जो 0 से 2 मंथ के बीच में होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? अपने हाव भाव यानी एक्सप्रेशन से चीजों को बताता है। जैसे रोक कर, हंस कर, उसको भूख लगी है तो वो रोने लगेगा,
या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो रोने लगेगा। मतलब हर चीज का वो एक्सप्रेशन हाव भाव से बताता है और इसी को हम समझ भी जाते हैं। इसके बाद है कूइंग। कूइंग को जो होता है वो हमारा 3 to 5 मंथ के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा आनंद की ध्वनि लेने लगता है, खेलने लगता है, कूदने लगता है, बेड पे ही अपने हाथ पैर चलाने लगता है। तो क्या करता है, वो आनंद की ध्वनि लेता है। नेक्स्ट है आपका बैबलिंग। बैबलिंग में क्या होता है कि बच्चा जो है थोड़े बहुत वर्ड्स बोलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पप्पा, दादा, मतलब एक एक वर्ड्स जो बोलता है, एक एक वर्ण वर्ण जो बोलता है वो किस में होता है, बैबलिंग में। मतलब बलबलाने लग जाता है, समझ में नहीं आती ये चीजें लेकिन वो बलबलाना स्टार्ट कर देता है, बोलना स्टार्ट कर देता है। तो 8 मंथ में होती है ये। इसके बाद है होलोफ्रास्टिक। होलोफ्रास्टिक क्या होता है, जिसमें बच्चा एक वर्ड बोलने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माँ, मम्मी, पापा, इस टाइप से जो एक वर्ड बोलने लग जाता है उसे बोलते हैं होलोफ्रास्टिक, जो 12 to 18 मंथ के बीच में होती है। इसके बाद आपका टेलीग्राफिक स्पीच, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। दो शब्द, मतलब टेलीग्राफिक स्पीच किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा, 2 शब्द को, 4 शब्द को, वाक्य को, 1 शब्द को, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, 2 शब्द वाले को टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। 18 से 30 माह के बीच में होती है। नेक्स्ट है आपका भाषा विस्फोट चरण। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा पूरा वाक्य बोलने लगता है लेकिन उसे ग्रामर्स रूल्स का नहीं पता होता है। बस वो वाक्य बोल रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इस टाइप के वाक्य बोलने लगता है, लंबे लंबे उच्चारण करने लगता है लेकिन उसे ग्रामर रूल्स का इसमें नहीं पता होता है। आई होप आपको ये 6 के 6 क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट है आपका क्रंदन, सेकेंड है आपका कूइंग, थर्ड इज बैबलिंग, फोर्थ इज होलोफ्रास्टिक, फिफ्थ इज टेलीग्राफिक स्पीच, सिक्स्थ इज भाषा विस्फोट चरण। इसे लंबे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाम चौमास्की, जो कि हिंदी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इन्होंने 2 स्टेप्स दिए हैं वो देख लेते हैं, 2 मतलब इंपॉर्टेंट लाइंस बताई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जो होता है वो भाषा का अधिग्रहण यंत्र जो होता है उसके माइंड में फिट होता है। मतलब वो बचपन से ही एक तरह से कह सकते हैं कि भाषा जो होता है वो जन्मजात अर्जित करता है। भाषा अर्जित करने की जो जन्मजात क्षमता होती है उसके अंदर क्या होता है, कि यंत्र लगा होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र उसको बोलते हैं। यानी इन्होंने एलएडी की बात की है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को अगर 5 वर्ष से पहले का जो बच्चा है, यानी 5 वर्ष तक आप कोई सी भी बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, वो बहुत इजीली एंड जल्दी सीख जाएगा अकॉर्डिंग टू बड़े बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 20 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप 5 साल से पहले बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो जल्दी सीख जाता है उस चीज को। तो यही चीज इन्होंने बताई है कि भाषा जो होती है वो अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने एक यंत्र दिया है, उसका नाम है भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि एलएडी। आप इसे हिंदी में याद रखिएगा, क्योंकि जो हिंदी का पोर्शन होता है वो इंग्लिश में आपको देखने को नहीं मिलता है, ओनली हिंदी पे ही आपको कंसंट्रेशन करना होगा। इसके अलावा है आपका दूसरी इन्होंने बात बताई है यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सार्वभौमिक व्याकरण जो होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध होती है, जिसे समझने में क्या होती है, लेट हमारी सहायता करता है। मतलब दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। सी टेट में ना कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट आपको दे देगा, पूछ लेगा कौन सी सही है कौन सी गलत है। इस टाइप से आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी सैपीर वाहक परिकल्पना। इसे देखते हैं, ये दी है, ये किसने, इन्होंने क्या दिया है, भाषागत सापेक्षतावाद की परिकल्पना दी है। इनके अनुसार क्या होती है, भाषा की संरचना जो होती है उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। मतलब अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो वहां की भाषा जो है उसको प्रभावित करेगी, यानी पूर्व निर्धारित करती है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, पूर्व निर्धारित करती है। इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता और समझता है। उसकी जो भी लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश, तो उसी लैंग्वेज में वो क्या समझता है, विश्व को समझता है। यानी आगे आने वाली भाषा को बोलने में बहुत ज्यादा उसका मेन रोल होता है। तो इन्होंने कौन क्या क्या दिया है ये चीज याद रखनी है। तो आपको सैपरवाहक परिकल्पना का जो परिकल्पना है वो क्यों किस पर है, भाषागत सापेक्षतावाद पर है, और इनके 2 स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। कथन कारण में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं। अब है बीएफ स्किनर, जो कि आप सीडीपी में भी पढ़ते आ रहे होंगे।
स्किनर ने क्या कहा है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। पुनर्बलन उसे जितना दिया जाएगा वो उतना अच्छे से सीखेगा। पुनर्बलन 2 टाइप का होता है, सकारात्मक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, अगर बच्चे को पॉजिटिव पुनर्बलन दिया जाता है तो बच्चा क्रिया को दोहराएगा, लेकिन अगर उसे नेगेटिव पुनर्बलन दिया जाएगा तो बच्चा क्रिया को नहीं दोहराएगा। तो ये हो जाएगा पुनर्बलन। वही अनुकरण, नकल करना, बड़ों की नकल करके सीखता है। अनुकरण दूसरों को देखकर सीखता है। तो स्किनर ने यही बात बताई है कि बच्चा अनुकरण, इमिटेशन करके सीखता है। इसके अलावा है पियाजे और वाइगोत्स्की, जो कि आपको सीडीपी में भी देखने को मिल जाता है और हिंदी में भी देखने को मिलता है। इसमें पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या हो जाएगा, दोनों ही संरचनावादी थे। पहले तो आपको ये याद रखना है, दोनों ही क्या है, ये संरचनावादी है। पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने वही पहले क्या दिया है, विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अहम केंद्रितवाद यानी खुद से बातें करता है। तो ये चीज भी किसने बताई है, पियाजे ने बताई है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, वाइगोत्स्की रूसी वैज्ञानिक है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं कि किसने पहले विचार को बताया, किसने भाषा को बताया है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने लिख दिया है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जो होता है परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है, क्योंकि इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी को दिया है। तो सोशल कल्चर यानी कि समाज से रिलेट करके सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक का इन्होंने सिद्धांत दिया है। और अगर आपसे पूछा जाए प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है, तो वाइगोत्स्की ने की है कि बच्चा जो होता है वो खुद से बातें करके सीखता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता होती है क्या, प्राइवेट स्पीच। इसके अलावा इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं वाइगोत्स्की ने, कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा, काफी बार इसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। कौन कौन से बताए हैं भाषा प्रकार। फर्स्ट इज सामाजिक वाक, जो 0 से 3 वर्ष के बीच में देखने को मिलता है। सेकेंड है निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, जो 3 से 6 वर्ष के बीच में देखने को मिलती है। इसके बाद है मौन आंतरिक वाक, जो 6 वर्ष के बाद देखने को मिलती है। यानी मौन खुद से ही, मतलब मन मन में बातें करना। निजी वाक में क्या होता है कि वो बोलता तो रहता है लेकिन वो दूसरों को भी सुनाई देती है चीजें। जैसे कि आप छोटे बच्चे को कहिए कि शूज लेकर आइए, तो वो ले आएगा, तो वही चीज उसको रिपीट भी करेगा लेकिन दूसरों को सुनाई देगी। सामाजिक वाक में क्या होता है कि बच्चा जो होता है सोशल इंटरेक्शन से चीजें कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सामाजिक वाक हो जाएगा। तो ये किसने बताए हैं, वाइगोत्स्की ने बताए हैं। अब आगे देखते हैं आपका स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन ने क्या दिया है, द्वितीय भाषा अधिग्रहण का इन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसे हम SLAB बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हिंदी में चीजों को याद रखना है, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश नहीं आती, मतलब हिंदी में इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला सीन नहीं होता है, इसीलिए आपको हिंदी में ही याद रखना है। क्या कहते हैं इसे, भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, 5 कल्पना दी है, परिकल्पना दी है, जो आपको स्टेप वाइज याद होनी चाहिए। स्टेप दे देगा, पूछ लेगा कौन सा स्टीफन क्रैशन की परिकल्पना नहीं है, ऐसे पूछ लेगा तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका अधिग्रहण, सीखने की परिकल्पना, जो हम चीजों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर यानी जांच परिकल्पना, अगर हमको सीख रहे हैं उसकी जांच करना, वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर जांच परिकल्पना। इसके बाद है प्राकृतिक कर्म परिकल्पना, सीरियल वाइज चीजों को करना। नेक्स्ट है आपका इनपुट परिकल्पना, इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा, मान लीजिए जैसे ये एक स्टेप हो गया, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक तो जानता था, लेकिन अगर आप उसे यहाँ से यहाँ तक सिखा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए आप उसे जो यहाँ से यहाँ तक दिखा रहे हैं यानी इनपुट जो दे रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, हमारा इनपुट परिकल्पना में आ जाएगा। इसे I+1 की भी परिकल्पना कहते हैं। इसके अलावा है प्रभावी निस्यंदन, यानी फिल्ट्रेशन करके चीजों को छानकर अंत रूप में जो भी वो ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं प्रभावी निस्यंदन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये स्टेप्स आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए। फर्स्ट इज अधिग्रहण, सेकंड इज मॉनिटर, थर्ड इज प्राकृतिक, फोर्थ इज इनपुट एंड फिफ्थ इज प्रभावी निस्यंदन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाषा कौशल, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिए हैं मैंने, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन हर टॉपिक से बनेगा। भाषा कौशल क्या होता है, सुबोपली, ये ट्रिक है याद करने की, सुबोपली, और ये एकीकृत में रूप में होता है। सुबोपली का मतलब क्या हो जाएगा, सुनना, स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना। तो ये सीरियल वाइज है, सबसे पहले सुनना आएगा, बोलना आएगा, पढ़ना आएगा, फिर लिखना। ये इसकी ट्रिक है सुबोपली, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो इसमें एक चीज पूछी जाती है कि सु यानी सुनना और पढ़ना,
ये हमारे किस प्रकार के कौशल है, तो ये हमारे ग्रहणात्मक कौशल हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो सुनना और पढ़ना। इसी तरीके से दूसरा पूछेगा आपसे बोलना और लिखना कौन से कौशल है, तो आपको मानना है उत्पादक कौशल है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही चीजें इसमें पूछी जाती है। क्रम पूछ लेगा सुबोपली का और ये पूछ लेगा ग्रहणात्मक और उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिक्स एंड कैल्प का कॉन्सेप्ट। बिक्स एंड कैल्प का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया था जिम कमिंस ने। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो जिम कमिंस मारेंगे आप। ये होते क्या है वो देखते हैं। बिक्स क्या होता है आपका, जो हमारा डे टू डे यूज होता है, जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हो डेली यूज के पर्पज से, तो वो हमारा होता है डे टू डे, वो हमारा होता है बिक्स, जो हमारा अनौपचारिक रूप से होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। कैसे, क्या नाम है, मैंने आपको बताया हिंदी में, हिंदी का याद रखेंगे आप। जैसे इसका नाम है बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल। नेक्स्ट है आपका कैल्प। कैल्प जो होता है वो आपका एकेडमिक रूप में होता है, औपचारिक होता है, अमूर्त भाषा के रूप में होता है। इसके अलावा जो इसकी फुल फॉर्म है वो है संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता, यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये आपको याद होना चाहिए, हिंदी में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर इंग्लिश नहीं मिलेगी हिंदी की, तो इसीलिए आपको हिंदी में याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पढ़ना। पढ़ना किससे संबंधित होता है, जिसे हम पढ़ते हैं, कुछ भी चीज हो, वो मौन वाचन के रूप में पढ़ रहे हो, सस्वर वाचन के रूप में पढ़ रहे हो, तो उसे हम पठन कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, मौन पठन एंड सस्वर पठन। मौन पठन क्या होता है, गंभीर पठन होता है एंड द्रुत पठन होता है। सस्वर पठन क्या होता है, व्यक्तिक पठन होता है एंड सामूहिक वाचन होता है। व्यक्तिक में जब एक ही व्यक्ति पाठन कर रहा हो, सामूहिक में समूह बनाकर कर रहा हो। द्रुत क्या होता है, तेजी से पढ़ना किसी चीज को। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हम मन मन में पढ़ते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्रुत पठन बोलते हैं। और गंभीर पठन क्या होता है हमारा, बारीकी से पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है डिटेल पर, मतलब डिटेल पर फोकस होता है। कुछ चीज पढ़ रहे हैं ना, तो उसका अर्थ भी समझ रहे हैं, बारीकी जान रहे हैं उसकी। विस्तृत तरीके से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, तो ये हो गया। और द्रुत पाठन में मैंने आपको बता दिया, सारांश पर ध्यान दिया जाता है, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है, आनंद के लिए, एंड मुख्य बात यही है, इसमें तेजी से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। ये क्या होता है ये देखते हैं। स्कैनिंग क्या होती है हमारी, जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, आप देखने के लिए उसे कॉलेज में गए, तो वहां पर एक लिस्ट लगी होती है बच्चों की, तो ये मैंने वो लिस्ट बना दी। लिस्ट में जब आप अपना नाम छांट रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्कैनिंग, यानी कि विशिष्ट चीज जो हम लिस्ट है उसे बारीकी से देख रहे हैं कि हमारा नाम कहाँ पर है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, हम गहन पठन कर रहे हैं उस चीज का, कि गहन तरीके से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं चीज को, बारीकी से देख रहे हैं कि हमारा नाम क्या कहाँ पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर से देख रहे हो, हमारा नाम ऊपर होता है, हम नीचे आ जाते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, फिर हम दोबारा से देखते हैं। मतलब बहुत बारीकी से चीजों को देखना हमारा क्या कहलाता है, स्कैनिंग। स्कैनिंग कहलाता है, स्कैन कर रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट है हमारा स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, चीजों को समराइज करना। मतलब अगर हमने एक गद्यांश पढ़ लिया और उससे हमें पूछ लिया इसका टाइटल क्या होगा, तो जब तक आप पूरा गद्यांश नहीं पढ़ेंगे आप बता नहीं सकते उसका टाइटल क्या होगा। तो वही चीज है कि इसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, छोटे छोटे चीजों में तोड़ते हैं। टाइटल, सार, शीर्षक, मुख्य विचार, और ये विस्तृत रूप में हमें पढ़ना होता है। विस्तृत होता है, बड़ा सा होता है, उसी के अंदर हमें क्या छांटना होता है, शीर्षक, सार, मतलब ये सारी चीजें हमें छांटनी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, स्कीमिंग कहलाती है। आई होप चीजें क्लियर होगी होंगी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है शब्द संपदा के प्रकार, जो कि मैंने लिखा हुआ है वेरी, इस पे लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय संपदा शब्द, निष्क्रिय शब्द संपदा। सक्रिय क्या होते हैं, यूज बार बार होना, बोलने व लिखने में, जिनका यूज हम बार बार लिखने और बोलने में करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करते हैं। जैसे कुछ भी वर्ड ले लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सक्रिय शब्द संपदा, यानी एक्टिव। ये चीजें हमें ये एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, क्योंकि हम जैसे हम खाना खा रहे हैं तो डेली बेसिस पे खा रहे हैं, तो सक्रिय है हम उस चीज के लिए। निष्क्रिय में क्या हो जाएगा, जो ग्रहणशील शब्द होते हैं, सुनने व पढ़ने में यूज होते हैं, जो कि। और एक चीज ये भी इसमें पूछी जाती है, जो सक्रिय शब्द संपदा है वो बोलने और लिखने में यूज होते हैं, और जो निष्क्रिय शब्द होते हैं वो सुनने व पढ़ने में यूज होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सु, बो,
ली, यानी जो ये बोलना और लिखना है ये हमारा क्या है, सक्रिय है, और जो ये हमारा सु और प है ये हमारा क्या है, निष्क्रिय है। तो ये भूलना नहीं है। इस तरीके से आप चार्ट बना के इजीली छांट सकते हो। अब आगे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अगर हम किसी को अपनी बात को समझा पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया आई हेट यू, मतलब अगर हम जैसे हमने कोड वर्ड दे दिया 143, तो इसका मतलब आपने क्या निकाला, आई हेट यू, यानी आप मेरी बात को ना बहुत इजीली तरीके से समझ पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जो मैंने यहाँ पर लिखा 143, तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, मतलब अपनी बात को समझा पा रहे हैं। आई लाइक यू, आई हेट यू, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होते हैं। इसे हम साई दृष्टि शब्द भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उद्गामी साक्षरता। इसे बोलते हैं एमर्जेंट लिटरेसी, यानी कि इसे क्या क्या होता है, ये साक्षरता से पहले की जो स्टेज होती है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले यानी पूर्व ज्ञान में आपने क्या क्या पढ़ा है, उससे जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो होती है हमारी उद्गामी साक्षरता। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ये पेडागोजी का भी पोर्शन है और हिंदी का भी पोर्शन है। सीडीपी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी, तो याद रखना है। अधोगामी यानी ये होता है ऊर्ध्वमुखी, इसे बोलते हैं हम बॉटम अप। इसमें क्या हो सकते हैं, आरोही क्रम, जो हमारा आरोही क्रम होता है वो हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है। यानी पहले हम अक्षर पहचानेंगे, फिर ध्वनि का ज्ञान करेंगे, फिर शब्द पहचानेंगे, फिर वाक्यांश बोध करेंगे, और लास्ट में हमारा वाक्य, यानी जो मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी लास्ट में ये चीजें हमें पता चल जाती है। तो ये ज्यादातर किसमें प्रयोग होता है, डिक्टेशन में, एमसीक्यू में, क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट कैसे होते हैं वो भी बता देती हूँ। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पहरा लिखा हुआ है, जैसे कि मैं जा रही हूँ, मतलब ये जो बीच बीच में फिलअप आते हैं ना, कोई बड़ा सा पहरा है और उसमें बीच बीच में आपको फिलअप दे दिए गए हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्लोज टेस्ट। जैसे कि मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जी लेकर आऊंगी, तो सब्जी को हम फिलअप कर देंगे, लेकर आऊंगी, मतलब एक सेंटेंस को पूरा करना है, पूरा पैराग्राफ होता है, उसके अंदर बीच बीच में आपको फिलअप दे देगा, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। के अलावा है ये ना आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है कि डिक्टेशन किस में आती है, ऊर्ध्वमुखी में, एमसीक्यू किस में आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न किस में पूछे जाते हैं, ऊर्ध्वमुखी में। तो इसे याद रखना है, ये मत सोचना है मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, जितनी भी एक एक पॉइंट मैंने जो भी लिखा हुआ है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो सब पर ध्यान देना है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा है आपका शीर्ष अधोमुखी, इसको बोलते हैं हम कहानी समझ, यानी कि हम ऊपर से नीचे, इसका अपोजिट जो होता है वो ये होता है, बस आपको इतना सा याद रखना है। बस इसे आप याद कैसे रख सकते हैं, ये टॉप टू डाउन होता है और इसका अपोजिट होता है, जैसे ये ऊपर चल रहा था तो ये नीचे चलेगा, बस इतनी सी बात है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक भी याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अधिभाषिक अक्षमता। इसे बोलते हैं मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी, यानी भाषा के बारे में चिंतन करने तथा बात करने की जो भी योग्यता होती है हमारी, जैसे हम किसी के सामने अपने विचारों को रख रहे हैं या बात कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है, अभिभाषिक क्षमता, यानी मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता। इसे बोलते हैं फिनोमिक अवेयरनेस। ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या होता है, व्यक्तिगत स्वरों को सुनने और उनमें हेरफेर करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं ध्वन्यात्मक जागरूकता। नेक्स्ट है आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया क्या हो जाएगा, जैसे हम कुछ चीज दिखाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर उसे ले जा रहे हैं। मूर्त का मतलब हम कोई पर्टिकुलर वस्तु दिखाकर कुछ पढ़ा रहे हैं, या हम किसी भी चीज का भौतिक सांप्रत्य उसके सामने रख रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी वहां पर, समग्र भौतिक प्रक्रिया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर को टच करके, मतलब हम देख पा रहे हैं उनको, तो वो टच हो रही है चीजें, तो वो आमने सामने वाली बात जो होती है वो होती है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अब है लेखन के प्रकार। लेखन के कितने प्रकार होते हैं, लिखे हुए हैं मैंने, सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख एंड प्रतिलेख। क्या क्या होता है ये देखते हैं। सुलेख का मतलब आप समझ रहे होंगे, सुंदर लेख। सुंदर लेख की बात जहां भी आएगी वहां सुलेख की बात होगी। श्रुतलेख हम इमला को बोलते हैं, डिक्टेशन को बोलते हैं। अनुलेख में क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को हम कैसे देते हैं, इस टाइप से हम बिंदी लगाते हैं और कहते हैं इस पे ड्रॉ करो, ये ए हो गया, इस टाइप से हम बिंदियां लगाकर दे देते हैं बच्चों को,
ए बी, तो इस पर जो वो पेंसिल फेरेंगे तो उसको हम बोलते हैं अनुलेख। प्रतिलेख क्या होता है? कॉपी करना। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक जो होती है उनमें लिखा रहता है, जैसे कि मेरा नाम राधिका है, तो इसी चीज को बच्चे काफी बार रिपीट करते हैं, तो वो उसे हम बोलते हैं प्रतिलेख। आई होप ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। सुलेख, सुंदरलेख, श्रुतलेख बोलते हैं हम इमला को, डिक्टेशन को, यानी डॉट डॉट हमने लगा के दे दिया और बच्चे उस पर पेंसिल फेरेंगे, और प्रतिलेख में पूरा वाक्य लिखा हो तो उसकी कॉपी करनी होती है। इसके चरण कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। लेखन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा पूर्व लेखन, सेकंड है आलेखन, थर्ड है संशोधन, फोर्थ है संपादन, फिर है प्रकाशन। मतलब चीजों को हम कैसे कैसे करते हैं, लिखते हैं, तो वो चीज इसमें बताई गई है और इसको आपको सीरियल वाइज याद रखना है। डायरेक्ट स्टेप्स दे देगा, पूछ लेगा। आगे देखते हैं भाषाई विकार, जो कि आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं। फर्स्ट है आपका अफेजिया। अफेजिया किससे संबंधित है? भाषा से। डिस्प्रेक्सिया भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया, लेक्सिया हो जाएगा पठन के लिए। इसके अलावा डिस्ग्राफिया, ग्राफ किसमें बनाते हैं? लेखन, लिख के ही तो बनाएंगे तो उसे लेखन कहेंगे। तो ये हो गया आपका भाषाई विकार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अप्रोच क्या होते हैं वो देखते हैं राइटिंग के। प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा आपका उत्पाद और प्रोसेस का मतलब हो जाएगा आपकी प्रक्रिया। प्रोडक्ट क्या होता है आपका? ट्रेडिशनल एरर होती है जो, यानी त्रुटि मुक्त होती है, जो चीजें सही, मतलब एक तरह से आप लिख रहे हैं सेंटेंस तो वो चीजें सही हैं, त्रुटि मुक्त होती है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती। प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? रचनात्मक, यानी आप कुछ भी लिख रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई एक कहानी सुनाई गई और उससे रिलेटेड कह दिया कि आप इसे अपने शब्दों में लिखिए, तो उसे बोलते हैं हम रचनात्मक, यानी प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग। आई होप चीजें क्लियर होगी होंगी। आगे देखते हैं मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन क्या होता है? इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन बोलते हैं इसे, जिसमें हम बच्चे का शैक्षणिक तौर पर क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। उपचारात्मक में क्या होता है? इसमें आता है एक निदानात्मक और उपचारात्मक। निदान में क्या होता है? हम बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं, और उपचार का मतलब क्या होता है? हम उसका उपचार करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हमने उसकी कमी का पता लगा लिया कि इसे इसकी कमी ये है, तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण से करेंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब है बहुभाषिकता, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपसे पूछा जाए एनईपी ने क्या कहा है, एनसीएफ ने क्या कहा है, तो बहुभाषिकता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर एक बच्चा साउथ अफ्रीका से आ रहा है और वो यहाँ पर आकर पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमें उसकी लैंग्वेज का सम्मान करना है। ये नहीं कि आपको हिंदी ही बोलनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुभाषिकता को भी महत्वपूर्ण मांगना है, यानी कि इसको क्या मानना है? अभिन्न अंग मानना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुक्रमिक द्विभाषावाद। ये क्या होता है कि एक भाषा के साथ आपको दूसरी भाषा का भी आना। आपने देखा होगा कोई कोई बंदा हिंदी में भी अच्छा होता है और इंग्लिश में भी अच्छा होता है, यानी दो लैंग्वेजों का आना क्या कहलाता है? अनुक्रमिक द्विभाषावाद कहलाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनईपी 2020। ये तो आपके पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। एनईपी ले लो, एनसीएफ ले लो, और पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग। ये ऐसे टॉपिक है जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। एनईपी 2020 भाषा के बारे में क्या बोलती है कि त्रिभाषा सूत्र को महत्वता दी जाए। शास्त्रीय भाषा को वैकल्पिक रखना। एक तरह से कह सकते हैं, अगर आपकी भाषा हिंदी है तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी? 6 बताई थी। त, स, म, यानी कि तमिल, संस्कृत, मलयालम। ये जो शास्त्रीय लैंग्वेज है, इन्हें कैसा रखना है? वैकल्पिक रखना है। तो ये 3 हो गई। और कौन सा बताया था? तकिया। त से क्या हो जाएगा? तेलुगु, कन्नड़, और य से उड़िया। तो ये 6 लैंग्वेज जो होती हैं, इनको वैकल्पिक रखना, मतलब इन्हें हमें दूर नहीं करना है, इन्हें वैकल्पिक यानी एक तरह से कहेंगे ऑप्शन के थ्रू हमें उन्हें देना है। इसके अलावा है बहुभाषिकता को बढ़ावा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई बच्चा साउथ अफ्रीका से आया और वो यहाँ पर आकर पढ़ रहा है, हमें उसकी लैंग्वेज का भी सम्मान करना है। ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आपको हिंदी ही बोलनी है, ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी लैंग्वेज का भी सम्मान करना है, यानी वही चीज है, बच्चे को हमें प्राथमिकता देनी है। इससे आपका जब भी संभव हो घरेलू भाषा, मातृभाषा प्राथमिक मानना है। प्राथमिक कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्या? मातृभाषा।
त्रिभाषा सूत्र में जो दिया गया है, त्रिभाषा में अगर आप लेना चाहें तो फर्स्ट ले सकते हैं आप। पहले आप लेंगे मातृभाषा। मातृभाषा को हम क्या कहते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस यानी जो भी हमारी लैंग्वेज होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी लैंग्वेज हो उसे हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। सेकंड भाषा में क्या होगा, अगर वहाँ की लैंग्वेज हिंदी है तो हम वहाँ पर इंग्लिश को काउंट करेंगे, और अगर वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम वहाँ पर हिंदी को काउंट करेंगे। तो ये चीजें नहीं भूलनी है, याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब इसमें बताया गया कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसका क्या रोल होता है, मतलब वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों के पढ़ने के हिसाब से वो कैसी होनी चाहिए, मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। ये ना हो कि 6 क्लास की बुक में 8 क्लास का कंटेंट डाल दिया और बच्चों को दे दिया कि पढ़ो। ऐसा नहीं होता है कि मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए बच्चे के। अगर बच्चा 5th क्लास में है तो उसी से रिलेटेड चीजें उसमें हो, मनोवैज्ञानिक हो, कोडिंग हो, भाषा शैली जो है उसमें सरलता हो, स्पष्टता हो, मौलिकता हो, प्रभावशीलता हो। ये नहीं उसके अंदर कठिन शब्द डाल दिए और बच्चों को पढ़ने में वो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका सचित्र और आकर्षक हो। चित्र मतलब उसमें अगर कोई चीज दी हुई है, जैसे आपको टॉपिक है संज्ञा, तो उससे रिलेटेड चित्र भी हो ताकि बच्चा इजीली चीजों को समझ सके, और वास्तविक जीवन से जुड़ी हो। वही डेली लाइफ की चीजों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। डेली लाइफ की चीजों से कनेक्ट करके ही हमें बच्चों को पढ़ाना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आकलन। जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था इवैल्यूएशन, उसी का ये पार्ट होता है आकलन। आकलन में भी हम वही करते हैं कि बच्चे का क्या करते हैं, उपलब्ध मतलब बच्चे की ना चीजें देखते हैं, कमियां देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। शैक्षणिक में जितनी भी चीजें आ सकती है वो सब देखते हैं। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड निदानात्मक, यानी डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव, समेटिव एंड निदानात्मक। अब आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फॉर्मेटिव किसे कहते हैं, समेटिव किसे कहते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, प्रश्न पोषण कर रहे हो, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हो, बीच बीच में क्या कर रहे हो, उनकी कमियों का पता लगा रहे हो, यानी कि पढ़ाई के दौरान किया गया जो आकलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। समेटिव क्या होता है, समेटिव होता है जो लास्ट में किया जाता है, जिसे हम वार्षिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए आपका पूरा साल आपका स्टडी में चल रहा है और लास्ट में जाकर आपका एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपने देखे भी है। तो उसमें क्या होता है, लास्ट में जाकर आपका एक मूल्य आकलन कर दिया जाता है इस टाइप से, तो वो किस में आ जाता है, हमारा समेटिव में आ जाता है। ये मैंने लिख भी दिया है, वो देखते हैं। इसको हम, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसको हम अधिगम के लिए आकलन भी बोलते हैं। जो पढ़ाई के दौरान किया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ किया जाता है, उसे बोलते हैं। पाठ से पहले किया जाता है ताकि। नेक्स्ट है हमारा समेटिव। समेटिव जो होता है लास्ट में, यानी मैंने आपको बताया परीक्षा जब लास्ट में हमारी ली जाती है उसको हम समेटिव बोलते हैं। मतलब पूरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद केवल एक परीक्षा लास्ट में जो ली गई है उसे हम बोलते हैं समेटिव। पॉजिटिव कौन सा माना जाता है, फॉर्मेटिव माना जाता है। तो अगर आपका पॉजिटिव में आए, जैसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देखते हैं तो आप देखेंगे कि फॉर्मेटिव जो होता है हमारा वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाता है, और लास्ट में केवल मूल्यांकन कर दिया और उसी के आधार पर बच्चे को जज कर लिया, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा है निदानात्मक। निदानात्मक क्या होता है, कमियों का पता लगाना, और उपचार क्या होता है, उसका उपचार करना, मतलब सही डायरेक्शन दिखाना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रूब्रिक, पोर्टफोलियो एंड कोडोटल रिकॉर्ड, यानी उपाख्यान अभिलेख जिसको बोलते हैं। रूब्रिक क्या होता है, एक उपकरण होता है जो टीचर के पास होता है। इसको आप मापदंड भी बोल सकते हैं। जब बच्चे का वो आकलन कर रहा होता है तो हमें एक पैमाने की जरूरत पड़ती है, और ये केवल कौन यूज करता है, अध्यापक यूज करता है। इसको हम बोलते हैं रूब्रिक। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा। इसमें क्या करता है, बच्चा स्वयं का आकलन करता है। असेसमेंट एज लर्निंग जिसे बोलते हैं, बच्चा स्वयं अपना पोर्टफोलियो बनाता है। जितनी भी चीजें उसने की हो, गलत सही, तो उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो हमारी पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों चीजें सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है आपका उपाख्यान अभिलेख, यानी एनोडोटल रिकॉर्ड। ये क्या करता है, बच्चे की प्रगति का आकलन नहीं करता है, क्योंकि ये बच्चे के व्यवहार पर सब कुछ डिपेंड होता है, बच्चे के व्यवहार पर। कमियां व सूक्ष्म पहलू क्या दिखाता है, कमियां और सूक्ष्म पहलू को दिखाता है।
जो हमारी नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। और इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड कौन तैयार करता है, टीचर तैयार करता है, और बच्चे के व्यवहार को प्रदर्शित करता है कौन, एनाकोडल विलेख जो होता है वो बच्चे के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, और इसका जो रिकॉर्ड है वो टीचर तैयार करता है। बच्चे के बारे में जितनी भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजें होती हैं वो सारी चीजों का डेटा होता है इसके अंदर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट में लिख दिया है, इस पे आप IMP लिखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है, जिसे हम स्वनिम भी बोलते हैं, फिनोमिने भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी कि अर्थपूर्ण इकाई की बात की जाए तो वो होती है मार्फेलोजी, जिसे हम मोनेफिलोजी एंड रूपम भी बोलते हैं। अगर अर्थ के आधार पर आए तो मार्फोलॉजी, अगर बिना अर्थ के आधार पर आए तो ध्वनि, स्वनिम, फिनोमिना उसे बोलते हैं। ये छोटे छोटे नोट है जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, तो ये मैंने नोट में देने की कोशिश की है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वाक्य विन्यास, जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। वाक्य की संरचना और शब्दों को जोड़ने के नियमों का अध्ययन। वही चीज आगे इसमें भी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को लगाना, तो वो हमारा हो जाएगा सिंटैक्स। इसके अलावा इसमें सिस्टमेटिक में हम लगा तो रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि हमें अर्थ भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम बोल सकते हैं रीमा चाय खाती है, हमने एक सिस्टमेटिक वे में लगा दिया, लेकिन हमें इसका अर्थ भी पता हो सही से, वो जरूरी नहीं है। एक वाक्य बनाना आना चाहिए, लेकिन अर्थ विज्ञान में क्या होता है, जिसे सिमेंटिक्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वाक्य बनाते हुए उसका अर्थ पर भी ध्यान देना है। जैसे कि मैंने वहां पर लिखा था सीमा खाना पीती है, मान लीजिए इस टाइप से लिखा था खाना पीती है, तो एक गलत सेंटेंस लिखा जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सही करके लिख रहे हैं, अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं रीमा खाना खाती है, तो एक ये सही सेंटेंस हो रहा है। आप देख रहे हैं इसका अर्थ भी सही निकल रहा है कि रीमा खाना खाती है, तो सही निकल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा अर्थ विज्ञान। टॉपिक है प्रैग्मेटिक बोलते हैं प्रयोग विज्ञान को। जिस तरह के कल्चर हम में बैठे हैं उस तरह की भाषा का प्रयोग करना। अब आए डिस्कोर्स क्या होता है, संवाद, चर्चा, आपसी बात, प्रवचन, जितने भी होते हैं। जैसे हम दो बंदे बैठे हैं, वो आपसी बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। संवाद चल रही है दो चार लोगों में, वो हो जाएगा। बातचीत चल रही है, वो हो जाएगा। चर्चा चल रही है किसी टॉपिक पे दो लोगों के बीच में, तो वो हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम डिस्कोर्स। नेक्स्ट है आपका शब्दकोश, इसे बोलते हैं लेक्सिकॉन या शब्द भंडार। इसमें क्या होता है, भाषा की शब्दावली, शब्दों और उनके अर्थों का समूह, जिनका अपना अर्थ, खुद का अर्थ हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आंख, तो इसका अपना एक अर्थ है। नाक, इसका अपना एक अर्थ है, जिसका अपना खुद का अर्थ हो। एक तरह से शब्दकोश का मतलब हो जाता है डिक्शनरी से रिलेटेड, जिसका खुद का एक मीनिंग हो, वो हमारा क्या कहलाता है, शब्दकोश, शब्द भंडार कहलाता है। ये याद रखिए आप, जिनका स्वयं का अपना अर्थ, वो किस में आ जाएंगे, शब्दकोश में। इसके अलावा एक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, जागना, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, क्रिया शब्द हो जाते हैं। अब है भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति कैसे होती है, ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी में ये क्वेश्चन जरूर आता है। भाषा की प्रकृति कैसी है, गणित की प्रकृति कैसी है, विज्ञान की कैसी है, मैथ की कैसी है, एंड CDP की कैसी है, तो हर एक में ये चीज पूछी जाती है। तो भाषा की कैसी है, नियमबद्ध है, जैसे कि वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एक नियम से चल रही है, एक रूल है इस चीज का भी। यह एक नियम, हाँ देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया, रूल है, नियम संचालित व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जित संपत्ति एवं सामाजिक वस्तु है, अर्जित की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाषा जो होती है हमें अर्जन से आती है, ये क्या होती है, अनौपचारिक होती है। भाषा क्या होती है, अनुकरणीय, अनुकरण से आती है, किसी को हम देखकर सीख रहे होते हैं। परिवर्तनशील होती है, ये नहीं अगर हमने हिंदी सीख ली तो हमारी सारी लाइफ टाइम हिंदी ही चलेगी, ऐसा नहीं होता है। परिवर्तनशील होती है, कभी हम इंग्लिश यूज कर लेते हैं, कभी हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जौन सी भी आपकी भाषा है वो यूज कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, भाषा व्यवस्था की व्यवस्था है। डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, भाषा व्यवस्था की व्यवस्था है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव है, तो क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड।
हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। अगर आप देखें, हिंदी की अपनी है, इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, संस्कृत की अपनी ग्रामर है, तो हर एक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो आज का लास्ट टॉपिक है आपका घोषणात्मक ज्ञान एंड कार्यात्मक। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए या मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। इसमें मैं बस एक आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी। घोषणात्मक में क्या हो जाएगा, सीमित अभ्यास, आपको बस ये कीवर्ड पकड़ने हैं, औपचारिक परिस्थिति एंड वर्णन करना। कहीं पर भी आपको ये तीनों वर्ड दिखे तो आंख बंद करके आपको घोषणात्मक ज्ञान को मार देना है। इसके अलावा कार्यात्मक ज्ञान क्या होता है, व्याकरण का ज्ञान, जहां पर हमें ग्रामर से रिलेटेड नॉलेज हो, वो होता है हमारा कार्यात्मक ज्ञान। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। ये आपका लास्ट था। तो ये पीडीएफ आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। वहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को अवेलेबल करवाया हुआ है। सीटेट से रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। इससे पहले मैंने सीडीपी के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।